सरकार ने अब औरंगाबाद के बाद दौलत बाग शहर के ऐतिहासिक किले का नाम देवगिरी किला करने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2022 के इस महत्वपूर्ण खबर की ये झलक आपने सुनी ही होगी। बताया गया है कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी कर दिया जाएगा। क्या ये नाम परिवर्तन का प्रारूप जितना दिखता है उतना आसान है? ऐसे नाम बदलने से किसी को क्या हासिल होगा? अजी बाकी लोगों को छोड़ो, हमें क्या मिलेगा? क्या यह अभियान उतना ही सरल है जितना लगता है, या इसके पीछे की सच्चाई और राजनीति कुछ अलग और बहुत गहरी है? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास में देखना होगा, और इसीलिए आज हम इतिहास की उन्हीं गहरी लेकिन ज्ञानवर्धक गहराइयों में गोता लगाने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं कि इन नामों को बदलने के कारण, उनकी आवश्यकता और इससे क्या हासिल होगा। लेकिन इससे पहले भी देश के कुछ शहरों और जगहों के ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों के भी नाम बदले जा चुके हैं। आइए संक्षेप में इनके बारे में खबरों और उस कार्रवाई के पीछे उस समय के नेताओं के विचारों को जानते हैं। उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने लिया है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होगा। पुणे पर कांग्रेस की तरफ से सामने आया मामला, और अब एक और शहर के बदलने का नाम आ रहा है, उस्मानाबाद का नाम। अब एक बार फिर से दिखा देते हैं, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दिल्ली में सड़कों के नाम जो पहले भारत पर शासन करने वाले आचार्यों के नाम पर रखे गए थे, उन जगहों पर देश के सम्मानित व्यक्तित्वों के नाम पर बदल दिए गए। जब उनसे पूछा गया कि वे क्यों बदल गए तो उन्होंने कहा कि वे नाम गुलामी के प्रतीक थे। जैसा कि हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि शहर में गुलामी का कोई प्रतीक न हो। उल्टा हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और देश के विकास में पूरा योगदान दिया। फिर वह हिंदू है या मुस्लिम, यह मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है विचारधारा का। आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल का है, आदर्श का है। क्या औरंगजेब, तुगलक, बाबर हमारे आदर्श है? इतना ही नहीं, चूंकि देश से चीते विलुप्त हो गए थे, आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने हाल ही में नामीबिया से चीतों को मंगा के मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में बसाने की एक सराहनीय पहल की है। अब इस परियोजना और इन चीतों का नाम क्या रखा जाए, ऐसी एक प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की कि इसके लिए तद्देशीय नाम भेजने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी अपनी मिट्टी के नाम पर देशवासियों को बेहद अपनापन होता है। इससे नाम के इस विषय की गंभीरता को आप अच्छे से समझ सकते हो। फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की घोषणा अब कर दी गई है। फैजाबाद दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। फैजाबाद का नाम अयोध्या। नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के सिर्फ 21 दिनों बाद ही फैजाबाद जिला अयोध्या के नाम से जाने जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर स्थित इस तीर्थ नगरी में कहा, अयोध्या हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। कोई अयोध्या के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। 2014 में कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम भी बदले गए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी उच्चारण वाले शहर बैंगलोर का नाम प्रांत की स्थानीय भाषा के उच्चारण में बेंगालुरु कर दिया गया था। इसके अलावा 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया और 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। यदि हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 1995-96 में माननीय शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने देश की आर्थिक राजधानी का नाम बम्बई या बॉम्बे से बदलकर मुंबई कर दिया था। वैसे ही ब्रिटिश शासन के दौरान और आज भी सबसे महत्वपूर्ण है मुंबई के प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन, जिसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया और कई अन्य स्टेशनों का भी नाम बदल दिया गया। इसका प्रयोजन बताया गया था कि देश में ब्रिटिश कोलोनाइज शासन की विरासत के निशानों को मिटाना। 1996 इसी साल माननीय सीएम श्री करुणानिधि जी के नेतृत्व तले तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि और पीछे जाते हुए 1969 में इस पूरे राज्य का भी नाम मद्रास ही था, जिसे तत्कालीन माननीय सीएम श्री अन्नादुरई जी के नेतृत्व में डीएमके सरकार ने बदलकर तमिलनाडु कर दिया था। कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक हिस्सा है।
अब यहाँ ऊपर नेताओं द्वारा नाम बदलने के जो कारण बताए गए, क्या इसमें कोई सच्चाई और तथ्य भी है या सिर्फ राजनीति? इसे समझने के लिए और उससे भी ज्यादा ऐसे नाम को मौलिक रूप से बदलने की जरूरत ही क्या है, इसे जानने के लिए आइए पहले इनमें से कुछ जगहों के इतिहास को संक्षेप में समझते हैं। तुगलक रोड, अकबर रोड, तैमूर रोड, औरंगजेब रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, करजन लेन, अल्बुकर्क रोड, हावलॉक रोड, ऐसे 101 अत्याचारी, क्रूर, जुल्मी, विकृत विदेशी शासकों के नामों का सही में इस देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों के गले में फंदा पड़ा था, या इस देश के स्वतंत्रता के बाद सत्ता पे आए शासकों ने ये फंदा खुद होकर पहन लिया था, ऐसा कहना अधिक सही होगा। इन विदेशी शासकों में से कोई भी इस देश के लोगों के बारे में सोचने वाला नहीं था। अजी सोचना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने उन्हें इंसान की तरह जीने भी नहीं दिया था। उन्होंने इस देश के लोगों पर अकथनीय और अनन्वित अत्याचार किए थे, लेकिन फिर भी देश की राजधानी की सड़कों पर ऐसे अत्याचारी विदेशी शासकों के नाम देने के पीछे का मकसद अज्ञात है। अब उन सड़कों में से कईयों का नाम बदलकर जो हमारे देश भारत के लिए आजन्म घिस चुके या हुतात्मा हुए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, लोकमान्य तिलक, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन जैसे नेताओं, फिलोसोफर्स, कलाकारों और वैज्ञानिकों के नाम से बदल दिया गया है। कोलकाता, पुदुचेरी, बेंगलुरु जैसे मूल भारतीय नाम तो सिर्फ अंग्रेजी शासक ठीक से प्रोनाउंस न कर पाने की वजह से कलकत्ता, पौंडीचेरी, बैंगलोर ऐसे बदल दिए गए। आइए अब संक्षेप में मुंबई नाम के इतिहास की एक अनोखी कहानी को देखते हैं। मई 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के विवाह प्रत्यर्थ हिंदुस्तान के मुंबई का द्वीप पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को दहेज के रूप में उपहार में दिया गया। मूल रूप से मुंबई क्षेत्र किस देश, किस प्रांत का हिस्सा था, उस पे किसका अधिकार होना चाहिए था, लेकिन कौन किसे उपहार में दे रहा था? अब क्या कहें अपने ऐसे इतिहास के बारे में। इसमें से अगर अधिकार की बात करें तो इस द्वीप पर महाराष्ट्र की कोली आगरी जनजाति का ही शासन था। वहाँ उनकी ही मूल बस्ती थी। आज भी मुंबई में कई जगहों पे इन लोगों की बस्तियां हम देख सकते हैं। इन कोली जनजाति की देवी है मुंबा देवी। इस देवता का यहाँ एक बड़ा मंदिर भी है। उसी के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा था मुंबई। अब यह हल्का नाम भी यूरोपियों की नाजुक जुबान के लिए उच्चारण करना भारी पड़ रहा था, इसलिए मुंबई का अपभ्रष्ट रूप बना मुंबई या बॉम्बे। इन विदेशी यूरोपीय शक्तियों को देश से हकाल देने के बाद भी हम 1996 तक उनकी दी गई ये उपाधि धारण कर रहे थे, वह भी पूरे गर्व के साथ। मुंबई के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की भी वही कहानी। 1878 में स्टेशन बनने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने अपनी महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा। स्वतंत्रता के इस निशान को मिटाने में भी साल 1996 का प्रारंभ हुआ। अब हालांकि इस देश के युग प्रवर्तक व्यक्ति के नाम पे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है। मद्रास तो अंग्रेजों का बाले किला था। यह भारत में शुरुआती दिनों में उनके द्वारा आपले लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण बेस था। यहाँ उन्होंने फरवरी 1640 में अपने व्यापार के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में एक मजबूत किला भी बनवाया। इसका तटबंध 23 अप्रैल 1640 को बनकर तैयार हुआ। यह दिन उनके एक सन सेंट जॉर्ज का पुण्य दिन था, इसलिए किले का नाम सेंट जॉर्ज रखा गया। उनके लिए यह शहर और यह किला दक्षिण भारत में उनकी राजधानी ही था और इसी वजह से उनके द्वारा बाद में इस देश में स्थापित किए साम्राज्य की यह एक नींव थी। लेकिन बाद में उनके जुए से मुक्त होने के बाद भी राज्य को अपना भारतीय नाम पाने के लिए 1969 तक और शहर को 1996 तक इंतजार करना पड़ा। अब जबकि किले इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे तो किलों का नाम बदलने की जहमत कौन उठाए। तब हम ब्रिटिश शासकों द्वारा दिए गए नाम को ही संभाल रहे हैं उनकी याद के रूप में। अब औरंगाबाद, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया। इसी तरह उस्मानाबाद शहर का नाम क्षेत्र की गुफाओं के नाम पर धाराशिव रखा। औरंगाबाद के नामकरण पर इतने लंबे समय तक राजनीति क्यों हुई, इसे जानने के लिए आइए संक्षेप में इसके इतिहास को समझते हैं। शुरुआत में यहाँ खड़की या खीर की नमक छोटा गांव था। निजाम शाही के एक शक्तिशाली और कूटनीतिक सरदार मलिक अंबर ने इस गांव को परखा और वहाँ एक छोटा सा शहर बनाया। ये मलिक अंबर सिद्दी था, मतलब हाबशी, मतलब उन जनजातियों में से एक जो अफ्रीका से भारत आए और उस समय मुसलमान होने के नाते मौका मिला और यहाँ बस गए। संक्षेप में वह भी एक विदेशी था।
बाद में 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बने बेटे फतेह खान ने अपने नाम पर गांव का नाम बदलकर फतेहपुर कर दिया। बाद में 1653 में जब औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण किया तो फतेहपुर को एक रणनीतिक स्थान के रूप में देखते हुए उसने इसे अपनी दक्षिणी राजधानी बना लिया और अपने नाम पर उसका फतेहपुर नाम बदल कर रख दिया औरंगाबाद। तब से इसका नाम अब संभाजी नगर बदले जाने तक औरंगाबाद नाम से ही जाना जाता था। अब आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं कि औरंगजेब किस बला का नाम था। मूल रूप से ये मुगल भारत को जीतने और यहाँ इस्लाम फैलाने की तीव्र इच्छा के साथ अफगानिस्तान से आए थे। उसी उद्देश्य से औरंगजेब का दक्कन पर आक्रमण हुआ था और कैसे शिव छत्रपति के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज उसका विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए और जब उन्हें अंत पकड़ लिया गया तो औरंगजेब ने उन्हें कितनी बेरहमी से मार डाला। वह पूरा ज्वलंत इतिहास हमने अपने इस इबुना और हम चैनल के माध्यम से पिछले कुछ एपिसोड्स में बहुत गहराई से समझाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो वो तेजस्वी इतिहास अब जरूर देखें, क्योंकि उस दुर्दैवी परिस्थिति में भी संभाजी महाराज आखिर तक कैसे सीना ताने डटे रहे और फिर हिंदुत्व का गौरवशाली इतिहास कैसे उभर आया वो आपके ध्यान में आएगा। और फिर उस दैदीप्यमान इतिहास का साक्षी बनाने के लिए औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखना कितना सही है वो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। यह था औरंगाबाद से संभाजी नगर का सफर। अब आइए दौलताबाद नाम की और यानी शुरुआत की ओर मुड़े। 13वीं शताब्दी में प्रबल यादवों का आपके महाराष्ट्र क्षेत्र पर शासन था। इनकी राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी औरंगाबाद जिले में ही आती है। अब से हम कानूनन औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से ही संदर्भित करेंगे। 1000वीं शताब्दी से ही पश्चिम दिशा से अफगानिस्तानी, ईरानी, तुर्की जैसी विदेशी शक्तियों ने देश के उत्तरी हिस्से पर हमला करना शुरू कर दिया और उन असंस्कृत जालिम अमानवीय राक्षसी सत्ताओं का इस देश में चल रहा नंगा नाच अपनी खुली आंखों से देखते हुए भी यादव राजा उस तांडव से बेखबर रहे। इसका फायदा उठाते हुए 1293 में एक महत्वाकांक्षी अफगानी सरदार अलाउद्दीन खिलजी ने केवल 8000 सैनिकों के साथ हमला कर जान यादव साम्राज्य को धूल चटा दी। अलाउद्दीन के इस टिड्डे के हमले के इतिहास का हम एक अन्य प्रसंग में गहराई से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम केवल यहीं पे ध्यान देंगे कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने यादव साम्राज्य को अपना आधिपत्य स्वीकारने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने यादव साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं किया, इसे समाप्त कर दिया। उससे भी अधिक क्रूर, विकृत और सन की मनोवृत्ति के 1318 में उसके बाद उसकी गद्दी पे बैठे उसके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने उसने युद्ध में जीवित पकड़े गए रामदेव राय यादव के दामाद हरपाल देव की पूरी खाल उतार दी और उसे देवगिरी के ही द्वार पर लटका दिया, एक बकरे की तरह। क्यों? ताकि उसकी देहेशत सब पे बैठे। और वह बैठी क्योंकि इसके बाद दक्षिण के इस क्षेत्र में देवगिरी में भी मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो गया। इसके बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का साम्राज्य समाप्त हो गया और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। मोहम्मद तुगलक इस वंश का दूसरा बादशाह बना। उसका शासन काल 1326 से 1351 तक था। वो अनूठे विचारों वाला व्यक्ति था। दिल्ली में सूखे की वजह से हैरान और दक्षिण के समृद्ध खजाने को दिल्ली कठिनाइयों के कारण परेशान, उसने दिल्ली छोड़कर अपनी राजधानी को दक्षिण में ही स्थानांतरित करने का विचार किया। तदनुसार देवगिरी के सामरिक महत्व को जानकर उसने इसे ही अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उस समय उसने सबसे पहले देवगिरी किले का नाम दौलताबाद रखा। तभी से अब तक इस किले को दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। इस विदेशी शासक ने भी हिंदुस्तानी काफिलों पर कुछ कम अत्याचार नहीं किए थे। क्या ये बताने की जरूरत है? अब इतना इतिहास समझने के बाद हमारे ध्यान में क्या आता है कि विदेशियों ने इस देश के महत्वपूर्ण गांवों, शहरों, किलों, स्थानकों, राज्यों के नाम अपनी सुविधा के लिए, अपने उच्चारण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बदल दिए। वे न केवल स्वार्थी थे बल्कि ये सभी विदेशी शासक चालाक थे। वे राजनीति से, कूटनीति से भरे हुए थे। इस तरह के नाम बदलकर मूल निवासी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने अधिकार, अपने धर्म, अपने स्वयं की नैतिकता, अपने अस्तित्व तक को भी भुला दे, या वह कम से कम इस प्रभाव से घिरे कि ऐसी कोई चीजें यहाँ मौजूद ही नहीं थी। उल्टा ऐसी हर जगह खुद का नाम, खुद के धर्म, खुद की संस्कृति, खुद की भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर जगह खुद के अस्तित्व की छाप छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उनका आदर्श यहाँ भविष्य में आने वाली सभी पीढ़ियों की आंखों के सामने रहेगा और अनजाने में हमारी विदेशी संस्कृति उन्हें श्रेष्ठ और अच्छी लगने लगेगी। अगर वे ऐसा नहीं भी सोचे तब भी उनकी नजर अपनी शक्ति से जरूर चकाचौंध हो उठेगी।
और उस चमक की से कमजोर बने मन पर अंतिम प्रहार अर्थात उनको धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर उनकी संस्कृति को नष्ट करने, उनकी अस्मिता को कुचलने और अंत में सभी को अपने धर्म में विलीन कर उनके अस्तित्व को ही जड़ से मिटने की यह इन सभी विदेशियों की एक साजिश थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस तरह के विदेशी शासन के निशान मिटाने का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसमें और कितने साल लग जाएंगे यह अलग मसला है, क्योंकि इस संबंध में अभी बहुत काम बाकी है। इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर हमारे देश का ही नाम लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया ये नाम यूरोप से आए विदेशी अंग्रेजों ने अपने देश को दिया था। क्या हमें 1947 में यानी 75 साल पहले उनसे आजादी नहीं मिली थी? तो हम इस विदेशी नाम को अपनी सीने पर गड़े आज भी क्यों घूम रहे हैं? गुलामी के फाड़ के फेंके हुए वस्त्र फिर से उठा के धारण करने में क्या बड़पन है कौन जाने। हमारे देश का प्राचीन नाम है भारत, या उससे पहले सिंधु नदी से निकला और यहाँ की हिंदू आबादी पर आधारित नाम हिंदुस्तान है। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्तिगत नाम आज भी हमारे द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। आज हम भी अपनी दिनचर्या में इस विदेशी नाम का प्रयोग बड़ी ही सहजता से करते हैं और इसीलिए दुनिया में हम भी विदेशियों द्वारा दिए गए इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। यह गुलामी का ही प्रतीक है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं किया है। इसलिए हमने कहा कि कौन जाने नाम बदलने या अपने पुराने नामों से अपनी पहचान फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया में और कितना समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी यह काम अब जोरदार तरीके से शुरू हो गया है, जो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव साइन है। और इसीलिए समाचार मीडिया को इस मामले में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए स्थानों के नाम बदलने जा रहे हैं। ऐसा कहने की बजाय वही समाचार देश की नजर में ऐसे सकारात्मक रूप से बताया जाना चाहिए कि उन स्थानों को उनके मूल तद्देशीय नाम फिर से बहाल किए जा रहे हैं, है ना? क्योंकि ये आयोजन देश के लिए समान रूप से गौरवान्वित और बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को गुलाम बना के उनकी अस्मिता के नामो निशान मिटाकर उस पूरे देश को निगलने की साजिश न केवल हमारे ही देश में हो रही थी या हुई थी, बल्कि विश्व में हर जगह यही स्थिति थी और आज भी देखी जा सकती है। इसका ताजा उदाहरण है रूस द्वारा यूक्रेन के कुछ हिस्से पर विजय प्राप्त करने के बाद वे अब डींग मार रहे हैं कि वह क्षेत्र अब उनका ही है। शुरू से यही होता आ रहा है। एक पड़ोसी देश था जो ईसा पूर्व में हमारे देश पर हमला करने की ताकत रखता था, जिसका नाम था पर्शिया। सुसंस्कारी और सुशिक्षित पारसी जनजाति का वहाँ शासन था। आज उस देश, उस संस्कृति, उस जनजाति का वहाँ कोई नामो निशान नहीं बचा। उस जगह मुस्लिम जाति का ईरान देश बस गया है। आसपास के प्रांतों के अधिकांश देशों की यही कहानी है। इतना लंबा क्यों जाए, हमारे ही देश का जब बंटवारा हुआ और सिंध और पंजाब जैसे उपजाऊ पश्चिमी प्रांत एक अलग मुस्लिम देश में तब्दील हो गए और इसका नाम अब पाकिस्तान है और पूर्वी भाग का नाम बांग्लादेश रखा गया, वहाँ हमारा अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। इस बात को यहाँ ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जब कोई भी देश ऐसी विदेशी शक्तियों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो सबसे पहले वह देश उन विदेशी शक्तियों के निशानों को मिटा देता है, उखाड़ फेंकता है, गाड़ देता है और पुनः अपनी संस्कृति के प्रतीक वहाँ मजबूती से स्थापित करता है। ऐसा करने के बजाय हमारे देश में आजादी के बाद सत्ता में आए शासकों ने उन्हें पुराने निशानों को मिटाना तो दूर, बल्कि देश में हर जगह पुरानी गुलामी के नए नए संकेतों को कई जगहों पे गुदवाया। इसके पीछे की नीति राजनीति को समझना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन आज इतिहास की उंगली पकड़कर चलने के बाद हम इस उम्मीद के साथ यहाँ रुक रहे हैं कि सभी देशवासियों को यह एहसास हो गया होगा कि ऐसे नामों सहित सभी निशान मिटाना, उखाड़ना और दफनाना कितना महत्वपूर्ण, जरूरी और अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण एपिसोड देखने के लिए कृपया अपने इसे भुना और हम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर ऑल विकल्प सेट करना न भूलें। साथ ही इस ज्ञान हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए और हमें इस तरह के नए सूचनात्मक एपिसोड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इन एपिसोड्स को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।